Hello friends, welcome to the Manu's World. So here is another video of civil engineering 50 most important MCQs जो कि मोस्टली प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है, इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 0 द सॉइल इज, तो आंसर इज सैंडी। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़ीरो है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स सैंडी सॉइल का जो है ज़ीरो होता है, बिकॉज जो सैंड होती है वो कोहेशन लेस होती है, तो उसमें कोई प्लास्टिसिटी नहीं होती है। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ स्टील परसेंटेज इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो अगर हमारा स्टील परसेंटेज इंक्रीज होता है इंटेंशन जोन ऑफ बीम, तो हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट करती है टुवर्ड्स टेंशन जोन, तो इंक्रीज करती है। ठीक है, आंसर इज इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर स्मॉल सिटीज, तो पर कैपिटा डिमांड्स कितनी होती है, तो आंसर है 135 लीटर पर पर्सन पर डे, और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, इन व्हाट टाइप इज एलॉय ऑफ, आंसर इज निकल एंड स्टील, निकल 36% एंड स्टील इज 64%। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गैन चार्ट इज यूज्ड फॉर, आंसर इज प्रोडक्शन स्केड्यूल। फोर्थ क्वेश्चन इज, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज जीरो फॉर विच काइंड ऑफ मटेरियल, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन से मटेरियल के लिए जीरो होता है, तो प्लास्टिक मटेरियल के लिए जीरो होता है, और रिजिड मटेरियल के लिए जो इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है इन्फिनिटी। सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वाटर कंटेंट, आंसर इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल, इट कैन बी ग्रेटर देन 100%, तो वाटर कंटेंट हमारा सॉइल में 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, मैप लेंथ अपॉन ग्राउंड लेंथ, तो ये भी मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसमें आपको न्यूमेरिकल गिवन होता है, जिसमें आपको मैप लेंथ दी होती है, ग्राउंड लेंथ गिवन होती है, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस निकालना होता है। नेक्स्ट है नाइन्थ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट ऑफ स्टील, तो यूनिट वेट कितना है स्टील का, 7850 kg पर मीटर क्यूब एज पर IS 800/2007, तो IS 800/2007 कोड ऑफ प्रैक्टिसिंग इन स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस इन स्टील स्ट्रक्चर का कोड है ये। इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट वेट है स्टील का वो है 7850 kg पर मीटर क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज स्लम कोन डायमेंशन, तो स्लम कोन टेस्ट जो हमारा होता है वो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए किया जाता है, टू नो द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो जो हम इसमें स्लम कोन अपरेटस यूज़ करते हैं कोन शेप का, उसकी जो डायमेंशन साइज होता है वो होता है टॉप डाया 10 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर, बॉटम 20 सेंटीमीटर। तो स्लम कोन टेस्ट जो होता है हाई वर्केबिलिटी के लिए करते हैं हम, और भी दो तरह के टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एडिशन ऑफ टू मच वाटर इन कंक्रीट causes, if we add too much water in concrete it causes excessive latence, lower density, segregation। segregation होता है separation of ingredients of concrete। तो कंक्रीट जो होता है हमारा मिक्स होता है सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जो फ्लूइड के न्यूमेरिकल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है हम वाटर की लेते हैं, प्योर वाटर, तो डेंसिटी प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ कप while determining liquid limit by using Casagrande's liquid limit device,
आंसर इज 1 सेंटीमीटर और 10 mm, 10 mm और 1 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज 14. द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ कैनल एंड सप्लाई लेवल इन कैनल इज टर्म्ड एज फ्री वोड. Answer is freeboard. The difference between the level between the top of the canal and supply level is freeboard. Question number 15. When the full supply level is below the bed level, the typical cross section of canal will be, answer, fully cutting. Question number 16. Why egg-shaped sewer generally prefers over circular sewers? So why we prefer egg-shaped sieve over circular sieve? Because due to self-cleansing velocity. Answer is due to self-cleansing velocity. Next is 17th. What is the thickness of load-bearing brick wall? Then its answer is 300 mm. Thickness होगी load-bearing brick wall की. Next is 18. The treatment of water which works on biological principle is called as secondary treatment. Answer is secondary treatment. Question number 19. What are important parameters to be considered for selecting pipe for distributions? तो कौन कौन से पैरामीटर्स हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम पाइप सिलेक्ट कर रहे हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? प्रेशर इन पाइप, कैरिंग कैपेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी. आंसर इज प्रेशर इन पाइप, कैरिंग कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी. नेक्स्ट ये नोमेरिकल है. इन बीओडी 5 days बीओडी निकालना है. डिटर्मिनेशन ऑफ सीवेज. The initial dissolved oxygen is measured to be 8.3 mg per liter. However, after 5 days incubation at 20 degrees Celsius temperature, the dissolved oxygen is found to be, चलिए यार कल करती हूँ ना. Question number 21. What is void ratio formula? तो void ratio in terms of porosity होता है n अपॉन 1 माइनस n, जहाँ पे n क्या है? पोरोसिटी. और void ratio का अदर फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ voids अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. और पोरोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ voids टू द टोटल वॉल्यूम. सो इन टर्म्स ऑफ void ratio, porosity is E अपॉन 1 प्लस ई. इज void ratio, इसे हम void ratio को डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. द डिफेक्ट caused ड्यू टू फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ ब्रिक इज नॉन एज. तो क्या बोलते हैं जब जो डिफेक्ट ऑकर होता है ब्रिक्स में, जब रेन वाटर पड़ता है ब्रिक सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं चाफ्ट्स. Next is question number 23. In the softening point test of bitumen with the help of ring and ball apparatus, what is dia of steel ball in centimeters? तो ये होता है, आंसर है 0.95 सेंटीमीटर और 9.5 mm. 0.95 सेंटीमीटर और 9.5 mm. This is question number 24. The detachment of paint film from the surface is known as. तो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं फ्लैकिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. विच लेवलिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशंस ऑफ 2 पॉइंट्स दैट आर क्वाइट अपार्ट. तो इसको कौन सी लेवलिंग करते हैं हम? अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. The difference between the forward bearing and back bearing for any station is equal to. तो क्या होता है डिफरेंस ऑफ forward bearing and back bearing for any station? तो जो डिफरेंस आता है वो तो आइदर इंटरनल एंगल होगा और इधर एक्सटर्नल एंगल होगा. अगर वो 180 से ज़्यादा होगा तो इट मीन्स एक्सटर्नल एंगल है. इफ़ the angle comes out to be less than 180, then it's internal angle. Next is question number 27. An anoscope is used for measuring. तो anoscope spot speed को measure करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि एनोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं. तो ये स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है व्हीकल्स की. क्वेश्चन नंबर 28. The hydricity of hydraulic lime is due to.
तो हाइड्रोसिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम किसकी वजह से होती है, तो क्ले कंटेंट की वजह से होती है इन लाइम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द बेस्ट सीवर मटेरियल टू रेजिस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड करोजन। तो ग्लेज्ड स्टोनवेयर जो सीवर्स है वो बेस्ट मटेरियल है टू रेजिस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड करोजन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ एफिशिएंसी ऑफ रिवेट्स। तो रिवेट का जो हम पढ़ते हैं, ये हम स्टील स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं, जिसमें हम कनेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रिवेटिंग कनेक्शन होता है, बोल्टिंग की करते हैं हम, और वेल्डिंग करते हैं। तो रिवेटिंग तो आजकल नहीं करते उतने ज़्यादा, क्योंकि वेल्डिंग जो है वेरी एफिशिएंट है एज़ कंपैरिजन टू रिवेटिंग। तो रिवेटिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें एफिशिएंसी पूछी गई है आपसे कि व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो क्या है वो फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो इससे हम एफिशिएंसी निकालते हैं रिवेट की। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स हम निकालते हैं जो वियर और शियर में सबसे लेस वैल्यू होती है उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स लेते हैं अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो नेक्स्ट one is also from riveting. If P is the pitch of rivet and D is the gross dia of rivets, the tearing efficiency of the joint is equal to, तो tearing efficiency कितनी होगी। तो इसके लिए ये सिंपल फॉर्मूला है P माइनस डी अपॉन P। P पिच है आपको पता है, D is the gross dia of rivet, gross dia of rivet होता है dia, nominal dia of rivet प्लस dia of rivet hole अपॉन P। P is a pitch। pitch जो होता है वो होता है center to center distance between two adjacent rivets parallel to the direction of force। ठीक है। Next is क्वेश्चन नंबर 32, what should be the minimum pitch of rivets। तो minimum pitch कितनी होनी चाहिए जब हम riveting करते हैं, तो 2.5 times the nominal dia of rivet। ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम पिच 2.5, और मैक्सिमम हम 12T इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स लेते हैं और तो 200 mm, और 16T इन केस ऑफ टेंशन मेंबर एंड 200 mm। ठीक है। Next is question number 33, the trap used for water closet is called as। तो इसका जो आंसर है वो है पी ट्रैप। आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, ये पी ट्रैप जो यूज़ करते हैं हम वाटर क्लोजेट्स में करते हैं। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो ये वाटर सील मेंटेन करता है और फॉल गैसेस की एंट्री नहीं होती है। ठीक है, उसको भी ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ सीमेंट किससे मिलती है, तो वो मिलती है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ सीमेंट डाई कैल्शियम सिलिकेट से मिलती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, what is the type of soil structure having arrangement of soil particles with face to face orientation और parallel orientation। तो इसको हम बोलते हैं dispersed structure। और अगर हमारे S2S और S2 face जो होगा हमारा अरेंजमेंट होगा सॉइल पार्टिकल्स का, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर। तो फेस टू फेस को बोलेंगे डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर एंड एज टू एज और एज टू फेस इज फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ग्रेड्स ऑफ हाईवे इज एन एमरजेंसी एस्केप रैम्प प्रोवाइडेड। तो इसका जो आंसर है वो है डाउनग्रेड, बिकॉज डाउनग्रेड में जो है व्हीकल अनकंट्रोलेबल हो सकता है, तो अपग्रेड में तो चांसेस ही नहीं है व्हीकल के अनकंट्रोल होने के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, फॉर द डिज़ाइन ऑफ CC पेमेंट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट फॉर कॉर्नर लोडिंग IRC रिकमेंड्स द यूज़ ऑफ विच फार्मूलाज। तो इसके लिए जो अगर हमारी जो लोडिंग है वो कॉर्नर लोडिंग है, तो हम पिकर्स फार्मूला यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग द CC पेमेंट्स। नेक्स्ट इज एज लोडिंग के लिए हम कैलिस फार्मूला करते हैं और वेस्टरगार्ड फार्मूला फॉर इंटरनल लोडिंग। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 38,
The entrained concrete is used in lining walls and roofs. आंसर इज हीट इंसुलेटेड। साउंड इंसुलेशन की वजह से हम एंट्रेंट कंक्रीट यूज करते हैं वॉल लाइनिंग्स में एंड रूफ्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। द वर्टिकल मेंबर फिक्स्ड बिटवीन स्टेप्स एंड हैंड रेल आर नोन एज। तो क्या बोलते हैं वर्टिकल मेंबर जो फिक्स होता है स्टेप्स और हैंड रेल के बीच में, तो उसको बोलते हैं बलस्टर्स। तो ये मैंने आपको साइड में पिक्चर्स भी लगा दी है, तो आप इसमें जो ये सारी टेक्निकल टर्म स्टेयरकेस से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टर्म को मतलब कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये आपको शो रहा होगा ब्लास्टर्स लिखा हुआ है, फिर हैंड रेल है जिसपे आप हाथ होल्ड होल्ड करके चलते हो, न्यूवल कैप जो एंड सपोर्ट पे टॉप पे लगी होती है, न्यूवल सपोर्ट बोलते हैं जो एंड सपोर्ट्स होती है स्टेयरकेस की जो लैंडिंग्स पे लगती है। नेक्स्ट ट्रेड होता है जिसपे हम अपना फुट रेस्ट करते हैं, और राइजर होता है जो वर्टिकल पोर्शन होता है स्टेप का। नोजिंग होता है जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है ट्रेड का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये टेक्निकल टर्म्स। और अगर वीडियो बनाते हुए कुछ बोलते टाइम मुझसे कोई मिस्टेक्स हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, और कहीं पे अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो करेक्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड इन mortar फॉर प्लास्टरिंग द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ ब्रिक वॉल। तो क्या रेशियो लेते हैं हम प्लास्टरिंग के लिए जब हम एक्सपोज सरफेस ऑफ ब्रिक वॉल के लिए, तो ये लेते हैं 1:4। 1 इज सीमेंट एंड 4 इज sand. Next is question number 41. As per IS 456/1978, the pH value of water shall be। तो हमारी जो pH वैल्यू अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 के अकॉर्डिंग नॉट लेस देन 6 से कम नहीं होनी चाहिए। तो IS 456/1978 ये कोड ऑफ प्रैक्टिसिंग इन RCC स्ट्रक्चर्स, तो इसका जो रिसेंट वर्जन है वो है 456/2000। ओके, तो ये ओल्ड वाला वर्जन है इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्चिंग अ बीम। तो आर्चिंग ऑफ बीम के क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये जो है रिड्यूस करता है बेंडिंग मोमेंट को थ्रू आउट, बिकॉज आर्चिस में बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है। हमेशा याद रखना आर्चिस में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। उसके लिए हम कुछ टेस्ट भी करते हैं, लैब में जाकर किए होंगे जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है। तो आर्च में बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। In a continuous bending moment curve, the point where it changes sign is called as। ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम्स है मोस्टली कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज। तो ये सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सारी टर्म्स यूज़ करते हैं जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कर्व साइन चेंजेस करता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन फॉल इन कैनल बेड इज प्रोवाइडेड। जब फॉल कैनल बेड में प्रोवाइड कब किया जाता है, जब हमारी जो ग्राउंड स्लोप होती है वो एक्सीड कर देती है द डिज़ाइंड बेड स्लोप। ओके, सो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, कैनल शो हो रही है जिसमें आपको फॉल प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। एट वाटर टेबल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज। तो वाटर टेबल पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो 0 होता है, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये एक एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, और ये टर्म्स होती है जो एस्टिमेशन में ऐसी बहुत सारी टर्म्स यूज़ कर जाती है। तो जो सैल्वेज वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ एंड्स, जब उसकी यूजफुल लाइफ एंड्स हो जाती है विदाउट डिसमेंटलिंग। ओके, तो ये होगी वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ एंड्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग इज नॉन एज। तो बोलते हैं रेजिलियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48।
When available water head is 60 to 150 मीटर, suitable types of turbine is, जब हमारे पास available water head जो है 60 to 150 मीटर है, suitable type टर्बाइन जो है वो हम फ्रांसिस टर्बाइन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज 49, फ्लेकीनेस इंडेक्स इज परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स इन इट वेयर लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन. आंसर इज 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशंस. ओके, सो लीस्ट डायमेंशंस जो होगी वो लेस देन होगी 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन और 0.6 of its mean dimension. Next is last question, 50th. At the when a contractor a jet has minimum area of cross section and so the velocity of liquid jet on this section will be. तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपका जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम रहेगी हमेशा. तो आंसर इज मैक्सिमम. So guys, that's all for today. I hope you like this video and find it helpful, and if you like, please do like, share and also subscribe my channel for more videos, and also share my channel with your civil engineering friends. From today onwards I am going to upload daily basis video on civil engineering, so keep in touch. Bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.